तो चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि देहरादून में आज धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 33 प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में पीपीपी मोड पर एयर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन को मंजूरी दी गई है और शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 2364 पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति की जाएगी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक्ट बनाया जाएगा और भूमि व्यवस्था अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। अब हाउसिंग और खेल गतिविधियों के लिए भी जमीन खरीदी जा सकेगी। अभी तक कृषि और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी परमिशन दी गई है। इसके साथ ही गंगा किनारे 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना भी चलाई जाएगी। तो इसके साथ ही देहरादून आड़त बाजार के कारोबारियों के विस्थापन के लिए भी नीति तैयार की जाएगी। जीएसटी से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए अलग से पीठ का गठन भी होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। क्या कुछ बड़े फैसले धामी कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में खेल गतिविधियां बढ़ेंगी। इसको लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिस पर विस्तार से चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर भी बड़ा फैसला। कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को संचालित किए जाने के संबंध में पर्यटन विभाग ने अनुमति मांगी थी। इसमें भी हमारा पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा और ये 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको पीपीपी में देने का प्रस्ताव था, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। तो इस पे भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर कुमाऊं के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यहां बरसाती नदियां और साथ ही रपटे तूफान पर हैं। शुक्रवार सुबह से ही हो रही बारिश के कारण हल्द्वानी से चोरगलिया रोड पर बहने वाला शेर नाला अपने पूरे उफान पर है और इसी नाले को पार करने की कोशिश की गई। लखीमपुर खीरी की कार सवार 3 पर्यटकों ने, लेकिन उनकी कार इस नाले की चपेट में आ गई। हालांकि पर्यटकों ने आनंद फानंद में कार से बाहर निकालकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी कार थोड़ी ही देर बाद इस नाले की चपेट में आ गई और ताश के पत्ते की तरह बहने लगी, जिसका वीडियो वहां से गुजर रहे स्थानीय निवासी करण बचेटा ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तो भारी बारिश हो रही है और किस तरह की तस्वीरें लगातार भारी बारिश की वजह से देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई है। जहां पर ये बरसाती नाला भारी बारिश में देखने को मिला, जिसमें कार बह गई है और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आपको ये सचेत भी करती हैं कि लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसी जगहों पर जाने से बचें। तो पहाड़ों में बारिश किस तरीके से आफत पैदा कर रही है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाइक सवार बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे और अपनी बाइक को लकड़ी की बल्ली के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा रहे हैं। तस्वीर नंदानगर घाट केसू तोल कनोल मोटर मार्ग की है, जहां पर बरसात के बाद सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और बरसाती नाला सड़क पर बह गया। ऐसे में लोग लकड़ी की बल्ली लगाकर नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं कल यानी कि शनिवार हरिद्वार, नैनीताल और साथ ही पिथौरागढ़ जिले के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यहां बारिश से नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम के द्वारा इन जिलों के डीएम को पत्र भेजकर अलर्ट जारी किया गया और हरिद्वार में बाणगंगा, पिथौरागढ़ में धौलीगंगा और साथ ही नैनीताल में कोसी बेताल घाट नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जिला प्रशासन से कहा गया है कि वो अलर्ट मोड पर रहें। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के फोन स्विच ऑफ नहीं रहने चाहिए और सभी चौकी, थाने, आपदा संबंधी उपकरणों के साथ हाई अलर्ट पर रहें। इस दौरान हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी टूरिस्ट परमिशन बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए।
वहीं कुमाऊं में आज मौसम को लेकर अलर्ट था, जिसके चलते नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले में आंगनबाड़ी केंद्र को लगातार कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे और इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। कुमाऊं के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बागेश्वर में भी जमकर बारिश हुई है। वहीं तेज बारिश के बाद में नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई जगह पर जलभराव भी हुआ, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो वहीं भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश हो रही है जिसके चलते जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। तो पिथौरागढ़ में बारिश के दौरान आए दिन पहाड़ियां दरक रखी हैं। बॉर्डर तहसील धारचूला के नया बस्ती के पास बड़े बड़े बोल्डर्स पहाड़ी से भरभरा कर गिर रहे हैं, जिस कारण रोड तो बंद है ही, साथ ही 12 केवी की बिजली की लाइन भी टूट गई है। बिजली की लाइन टूटने से बलुआकोट इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि कांवड़ यात्रियों को घंटों जाम में परेशान होना पड़ रहा है। धरासू के पास पे काम कर रही कंपनी के द्वार पहाड़ी को बेतरतीब काटे जाने से सड़क बार बार बंद हो रही है और वहीं बारिश के दौरान कांवड़ यात्री और यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तो मलबा गिरने के बाद में रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यात्री हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रही है। हालांकि बार बार टीम के द्वारा इन सड़कों को साफ भी किया जा रहा है, रास्ता दोबारा से बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ियों से नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते कई बार रास्ते बंद हो चुके हैं। तो पहाड़ों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जिसको लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट है। प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम संचालित किए गए हैं। तो वहीं पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जहां जहां भी बंद हो रहा है, उसे वक्त रहते ही खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं छिनका के पास बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है। हल्की बारिश में ही पहाड़ी से पत्थर दरक रखे हैं, मलबा सड़क पर गिर रहा है और हाईवे बाधित हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, पत्थर गिरे, लैंडस्लाइड की वजह से आवागमन भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। इन अलर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कई सावधानियां बरती जा रही हैं। जैसे जो भी हमारे भूस्खलन जोन है, रिस्क जोन है रोड पर, वहां पर मशीनें तैनात हैं। हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां भी अलर्ट मोड पर हैं। उनके द्वारा भी अपने उपकरणों का समय समय पर चेकिंग की जा रही है। और राजधानी देहरादून में शुक्रवार से निनाद उत्सव का आगाज हो गया है और 7 से 10 जुलाई के बीच में चलने वाले उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और देश दुनिया में अलग पहचान बनाने के काम उत्तराखंड के नौजवानों ने किया है और कर रहे हैं। और शुक्रवार से शुरू हुए निनाद उत्सव में साहित्य और लोक भाषा पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी की गई। इस दौरान लोक संस्कृति विरासत से जुड़े कलाकार भी प्रस्तुति देने पहुंचे। कार्यक्रम में कलाकार पवनदीप राजवन, नरेंद्र सिंह नेगी और हेमा मालिनी ने भी शिरकत की। निश्चित रूप से इसमें अनेकों जो कलाकार यहाँ पर आने वाले हैं, हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए कलाकार भी आने वाले हैं और देश दुनिया में जिन्होंने नाम किया है, वो सभी कलाकार 3 दिनों तक लगातार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। हमारे यहाँ के लोक कलाकार भी उसमें भाग लेने वाले हैं और ये केंद्र उद्घाटन होकर और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जो हमारी प्रतिभाएँ हैं, जो कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, उन सभी को एक बड़ा स्थान यहाँ पर प्राप्त होगा और बड़े स्थान के साथ साथ एक अवसर भी सभी को मिलेगा।
उन्होंने खुशी जाहिर की है कि राज्य में जितनी भी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, भले वो लोक कलाओं के क्षेत्र में हो, लोक साहित्य के क्षेत्र में हो, फिल्मांकन के क्षेत्र में हो और या लोक नृत्य लोक नाटिका के क्षेत्र में, उसको बढ़ाने में ये सेंटर एक अहम योगदान अदा करेगा और राज्य के सभी कलाकारों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है और इसके लिए देश में और देश से बाहर कुल 9 रोड शो आयोजित किए जाएंगे। रोड शो की शुरुआत दिल्ली से ही की जाएगी। इसके बाद अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में रोड शो होंगे। राज्य के भीतर रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो आयोजित किए जाएंगे, तो 2 रोड शो विदेश में भी होंगे। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। रोड शो के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय सचिवों की हाई पावर कमेटी गठित की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस समिट के बाद उत्तराखंड में अगले 3 से 4 सालों में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे 2 से 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमारी इन्वेस्टर समिट का जो मेगा इवेंट होगा वो दिसंबर माह में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। अगस्त माह से हम लोगों के रोड शो शुरू होंगे, जो मुख्य रूप से इस प्रदेश और देश के अंदर मिलाकर 9 रोड शोज किए जाएंगे। काशीपुर, रुद्रपुर, ये एक हमारा कुमाऊं का होगा और गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में ये किया जाएगा। बाकी मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर ये रोड शोज आयोजित होंगे। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच बीजेपी विधायकों की दौड़ भी तेज हो गई है। विधायक अब देहरादून में चक्कर काट रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है देहरादून का विधायक हॉस्टल। यहाँ अचानक से विधायकों की आमद तेज हो गई है और इसका कारण है मुख्यमंत्री का हाल ही में खत्म हुआ 4 दिन का दिल्ली दौरा। सीएम पुष्कर धामी दिल्ली से लौटे तो विधायक बरसात के बीच पहाड़ छोड़ देहरादून पहुँच गए। दरअसल सीएम इस दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मिले और इस मुलाकात ने बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार की अटकलों को तेज कर दिया। देहरादून पहुंचे विधायक सरसरी तौर पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब उनको टटोला गया तो आखिरकार दिल की बात जुबान पर आ ही गई। 4 मंत्री पद जो हैं अभी खाली हैं, उसको अगर भर दिया जाए तो ज्यादा अच्छी तरह से सरकार काम कर पाएगी और माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल पाएगी। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार या पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो उसका निर्वहन करें। मेरे बड़े भाई थे स्वर्गीय चंद्रराम दास जी, मंत्री थे ही, लेकिन उनका आकस्मिक निधन होने से हमको बड़ा दुख हुआ है और इस नाते मतलब 80 समाज की कुछ सीटें होती हैं, उसमें कुमाऊं से अगर देते हैं तो फिर शायद विचार पार्टी कर सकती है। कुछ विधायक दिल्ली की भी परिक्रमा करने आए हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन क्या मिला ये नहीं पता। लेकिन कोई सीनियरिटी के आधार पर दावेदारी कर रहा है तो कोई क्षेत्र और कोई जातिगत संतुलन के आधार पर मंत्री पद चाहता है। ऐसे में कैबिनेट की 4 सीट और 3 दर्जन से अधिक दावेदार विधायक हैं, जिसमें से चयन कर पाना आसान नहीं होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मिशन 2024 फतेह करने के लिए बीजेपी अब यूपी के राह पर चल सकती है। यूपी में जहां 30 से ज्यादा सीट पर टिकट कटने का अंदेशा है, वहीं उत्तराखंड बीजेपी भी अपनी सीटों पर बड़ा बदलाव कर सकती है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर इस बार टिकट बंटवारे में फेरबदल का अंदेशा है। यूपी और उत्तराखंड में केंद्रीय नेतृत्व ने इंटरनल सर्वे कराया, जिसमें बीजेपी ने मिस कॉल अभियान से लेकर महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट भी शामिल की है। पार्टी जीत के लिए कड़े फैसले लेने के भी मूड में है। सूत्रों की माने तो परफॉर्मेंस के आधार पर और लोगों की राय के बाद पार्टी के इंटरनल सर्वे में टिहरी, पौड़ी में बदलाव के आसार है। पार्टी ने इन सीटों पर नए चेहरों को भी लिस्टेड कर लिया है। राज्य बीजेपी के पास दावेदारों के नए नाम भी आए हैं, जिनकी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी गई है। इंटरनल सर्वे में सभी बातों का ध्यान रखा गया है। सिटिंग एमपीओ द्वारा बहुत अच्छा काम
किया गया है, लेकिन अनेकों बार बहुत से कार्यकर्ता भी अपनी दावेदारी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम जो भी कार्यकर्ता अपनी इच्छा व्यक्त करता है उनके नाम हम केंद्र को भेजते हैं। सर्वे राज्य स्तर पर नहीं बल्कि लोकसभा का सर्वे अपना केंद्र स्तर पर ही होता है, उसकी पूरी एक कमेटी होती है, कार्यकर्ताओं के सुझाव जाते हैं। वहीं बीजेपी के सांसद और विधायक मानते हैं कि सिर्फ जीत लक्ष्य है, जिसे टिकट मिलेगा उसका समर्थन करेंगे, चाहे किसी का टिकट कटे या कोई नया उम्मीदवार हो। नए चेहरे आने के लिए पुरानों का जाना जरूरी है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड का काम है बदलनी, किसको अवसर देना, किसको नहीं देना। हमारा काम है 5 सीटें जिता करके पार्टी को देना। हम उस काम में लगे हैं। टिकट किसको देना, किसको नहीं देना, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड का काम। नए लोगों को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। मिलती है हमेशा, नए आते हैं तो पुराने हटते हैं, तभी नए आते हैं। मिलती है हमेशा, कोई बड़ी बात नहीं। पार्टी नेतृत्व तय करते हैं हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करता है, उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। और टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का काम है। और हमें तो पार्टी के लिए काम करना है, जिसको पार्टी तय करेगी और जिसको केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा, उसको चलाने का काम हम करेंगे। यानी इशारा साफ है कि पार्टी ने तय कर लिया है कि जीत के आगे कुछ नहीं, न सीनियरिटी और न ही सिटिंग सांसद। जो जीत दिलाने का दम रखेगा उसी को बीजेपी का टिकट मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बीआरओ के एडीजी हरेंद्र कुमार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की और बॉर्डर की सड़कों को लेकर भी बातचीत की गई। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये शिष्टाचार भेंट हुई बीआरओ के एडीजी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिसमें बॉर्डर की सड़कों को लेकर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हुई है और उसी दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ मेला धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। हरिद्वार से लेकर नारसिन बॉर्डर तक भोले के जयकारों से गूंज रहा है। अब तक लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। कांवड़ पटरी और मंगलौर बाईपास पर शिव भक्त अलग अलग तरह के कांवड़ को लेकर जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हमारी 11वीं कावड़ है, विशाल कावड़, दिल्ली से बसंत विहार थाने के पास से। जैसे योगी और मोदी जी सुविधा देते हैं, वैसे केजरीवाल जी को देना चाहिए। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत दिक्कत करता है हमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।